पहले बात हमारी हुई थी संयुक्त स्वरों का। संयुक्त स्वरों को किन किन वर्णों से मिलकर बने हुए हैं, दो स्वरों के योग से। अब आज उसके आगे हम स्वरों का वर्गीकरण आपसे बात करते हैं। स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों को वर्गीकरण के उद्देश्य से 4 तरह से इनका वर्गीकरण किया गया है। नंबर 1 है उत्पत्ति के अनुसार, जो उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर इन्हें 2 प्रकार के इनके हैं, एक मूल स्वर और दूसरा संधि स्वर। मूल स्वर, संधि स्वर। अब देखो, मूल स्वर कलम में बताया था 4 हैं, छोटा, छोटी, उ और री। ये 4 मूल स्वर हैं, तो इनको यहाँ लिख दो। छोटा, छोटी, छोटू मूल स्वर हो गए। अब संधि स्वर 4 के अलावा 7 बचे, क्योंकि 11 हमने बताया था, तो 7 यहाँ लिख दो। बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए, आए, ओ, औ। ये संधि स्वर है। अब संधि स्वरों को 2 भागों में बांटते हैं अपन लोग। एक सवर्ण स्वर है जिन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं, और बंटवारा इनका हुआ। अब इनको जो है दीर्घ स्वर, दीर्घ सवर्ण स्वर कहते हैं। दीर्घ सवर्ण स्वर। दीर्घ सवर्ण स्वर 3 है। ये बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। ये दीर्घ सवर्ण है। ये सब एक ही जात के हैं, अलग अलग नहीं, इसलिए इन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इन्हें दीर्घ स्वरों से जो है अपनी जो है पहली संधि है दीर्घ संधि, वो हम बाद में तुम्हें जब संधि पढ़ाएंगे तब इसका विस्तार से बताएंगे। अब ये स्वर जो है, जो दीर्घ स्वर संधि, इसके बाद ये स्वर यहाँ पे आ जाएंगे, ये इस तरफ आ जाएंगे संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर, ये संयुक्त स्वर 4 इनमें से तुम्हें ए, आए, ओ, औ। ये 4 संयुक्त स्वर। कल हमने इन चारों संयुक्त स्वरों का आपसे बताया था कि कैसे इनका निर्माण, कैसे बनते हैं। जैसे ए है, आ प्लस ई, जब ये दोनों मिलते हैं तब यहाँ पे ए बन जाता है। कल हमने बताया था। इसके बाद ये आ प्लस ए, जब ये मिलते हैं तो ये ए बन जाता है। इसी तरह इनका, अब ये
जो है यहाँ पे आ प्लस ऊ मिले तो ये ओ बन गया। फिर आ प्लस ओ ये मिले तो ओ बन गया। ये ओ बना। कल हमने इनको जो है संयुक्त स्वर हो गए। अब ये हमारा जो उत्पत्ति के आधार पर इनका वर्गीकरण है वो पूरा हो गया। इसके बाद में दूसरा वर्गीकरण हमारा था उच्चारण के मान, उच्चारण या कालमान के अनुसार, मात्रा के अनुसार के वर्गीकरण। हम इसको साफ करते हैं। दूसरी प्रकार का वर्गीकरण है उच्चारण। उच्चारण कालमान के आधार पर इन्हें जो है दो रूपों में बांटा गया है। इन्हें नंबर एक दो रूपों में उसे बांटा गया था। पहले उत्पत्ति के आधार पर, तो उत्पत्ति के आधार पर हमने बताया था दीर्घ और संयुक्त। अब इन्हें दो रूपों में बांटा गया है, तो इन्हें लघु और गुरु के रूप में बांटा गया है। उत्पत्ति के आधार पर इन्हें लघु स्वर और यहाँ दीर्घ गुरु 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 लघु स्वर और गुरु स्वर। देखो लघु स्वर जो है उन्हीं को जो है अपन लोग मूल स्वर भी बोलते हैं, बताया था आपके। तो लघु स्वर चार है, आ ई उ और री, ये लघु स्वर हो गए। अब गुरु स्वर जिन्हें संयुक्त स्वर है या हम लोग बोलते हैं दीर्घ स्वर बोलते हैं, उन्हीं का नाम गुरु है। तो ये गुरु आ ई उ ए आई ओ औ। देखो ये लघु स्वर चार है और गुरु सात हो गए, 7 4 11 हो गए। ये इनका कालमान या उच्चारण मात्रा के अनुसार, मतलब इनके बोलने में कितना समय लगता है किसके। ये एक मात्रिक है, ये दो मात्रिक। दो मात्रा बोलने में ज्यादा समय लगता है और एक मात्रा बोलने में कम समय लगता है। तो ये मात्रा के अनुसार पे इनका नाम लघु और गुरु दिया गया है। और उत्पत्ति के आधार पर इनका नाम जो है मूल स्वर या संयुक्त स्वर उनका नाम दिया गया है उत्पत्ति के आधार पर। अब इसके बाद एक स्वर होता है, त्रिमात्रिक होता है एक स्वर, मात्र एक ही ऐसा स्वर है जो 3 मात्रा का होता है। उसके बारे में बात करते हैं, उस स्वर को कहते हैं प्लुत स्वर। यहाँ देख लो प्लुत स्वर को ही जो है ये प्राचीन हिंदी में और पहले इसके संस्कृत में इसका तत्सम भाषा उपयोग हुआ है। प्लुत स्वर को ही, जैसे प्लुत स्वर में अब हम आपको देखते हैं कि ये त्रिमात्रिक होता है और संस्कृत का है भाषा में, संस्कृत भाषा में प्रयोग होता है। भाषा में प्रयोग होता है। इसे अवग्रह कहते हैं, त्रिमात्रिक स्वर को अवग्रह कहते हैं। इसे अवग्रह
कहते हैं। जैसे में देख लो, जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं ओम, ओम में ये वाला जो बनता है, यहाँ देख लो, जैसे ओम, ये जो इस तरह का बनता है, ये ओम में ये वाला त्रिमात्रिक है। ये इसको अवग्रह भी बोलते हैं, संकेत के रूप में इसको इस तरह का बनता है, ऐसे बनता है, ये अवग्रह है, ये त्रिमात्रिक होता है। तो इनको अब देखो, उच्चारण कालमान के अनुसार पे आपको बता दिया। अब उच्चारण प्रश्न के अनुसार पे इनका वर्गीकरण होता है, वो देखते हैं कैसे। इसे हम मिटा दें। इनका वर्गीकरण उच्चारण प्रश्न के आधार पर। उच्चारण प्रश्न के आधार देखो, उच्चारण प्रश्न के आधार पर 4 भागों में इन्हें बांटा गया। 4 भागों में, पहला भाग है इसका, यहाँ से देखो, इसको ऐसे हम 4 भागों में इसकी लिए इसके 4 नाम ऐसे हैं। इसके 4 नाम है। नंबर 1 समरस स्वर, समरस स्वर। दूसरा अर्ध समरस स्वर, अर्ध समरस। फिर विवृत, विवृत स्वर, फिर अर्ध विवृत स्वर, अर्ध ये स्वरों को उच्चारण प्रश्न के अनुसार पर 4 प्रकार से बांटा गया है। पहले समरस, फिर अर्ध समरस, फिर विवृत, अर्ध विवृत। देखो, जिनमें उच्चारण में सबसे कम वक्त लगता है, जिनके बोलने में, उन्हें समरस स्वर कहते हैं। और समरस स्वर क्या है? इन्हें ई और ए ये स्वरों को ए आए, इन्हें समरस स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में सॉरी ए नहीं है, यहाँ पे उ और उ है, उ जिन्हें ये समरस हो गए। अब अर्ध समरस, इनसे जो है, इनसे भी कम वक्त जिनमें लगता है, तो कहते हैं अर्ध समरस ओ है। क्या है? ए और ओ, इन्हें अर्ध समरस स्वर कहते हैं। ए और ओ, ये अर्ध समरस हो गए। और विवृत स्वर क्या है? विवृत स्वर सिर्फ आ है, आ को विवृत कहते हैं, इसी को उदासीन स्वर भी कहते हैं। आ को क्या कहते हैं? विवृत स्वर। ये आ, ये विवृत हो गए। अब इनके अलावा जो भी हमारे पास देखो, 4 ये हो गए, 2 ये हो गए, 6 1 7। इनके अलावा हमारे पास जो स्वर बचते हैं, वो जो है क्या कहलाएंगे? अर्ध विवृत कहलाएंगे। अर्ध विवृत में आओ, ये 3। अब इनमें आपने देखा होगा कि री नहीं है, 10 स्वरों का ही हमने नाम लिखा है। री जो 11वां स्वर हमने बताया था कि री 11वां स्वर है, वो उसका उच्चारण है, क्योंकि उसका उच्चारण शुद्ध रूप से किया ही नहीं जा सकता काल प्रश्न के आधार पर। इसलिए वो न तो समरस में है, न विवृत में है, न अर्ध में। जिनको समरस में जितना टाइम लगता है, उसका आधा टाइम
अर्ध समृद्ध बोलने में लगता है, और जितना टाइम विवृत को बोलने में लगता है उसका आधा अर्ध विवृत को बोलने में लगता है। इसीलिए इसको उच्चारण प्रयत्न के आधार पर जो है इनका वर्णन किया गया। और ये 4 प्रकार के हैं उच्चारण प्रयत्न के आधार पर। क्या चौथा वर्गीकरण है स्वरों का। जिह्वा, या वाय, रूपों में भागा गया। अग्र, मध्य और पश्चिम, इन्हें 3 रूपों में बांटा गया। इसको अग्र स्वर बोलते हैं। इनको पहले 3 इनके यहाँ पाठ कर लेते हैं। मध्य स्वर, और इसको पश्च स्वर बोलते हैं। पश्च स्वर, पश्च स्वर। अब देखो अग्र में जो जीभ के आगे वाले भाग से बोले जाते हैं, सामने से, जैसे ई, ये अग्र स्वर है। अब अग्र में ई, ए, ऐ ये आते हैं। ई, ए, ऐ, ये अग्र हो गए। मध्य में आ आता, आ पूरा मुंह खोलोगे, जीभ के बीच में इसमें जोर पड़ता है, हाथ में नहीं पड़ता। ई, आ हो गए। ये कितने हो गए? 5 हो गए। अब हमारे कितने बचे? शेष 5 जो बचे हैं उनको लिख दे। री नहीं लिखा जाएगा, री का भी शुद्ध उच्चारण नहीं होता। जहां भी इनका शुद्ध उच्चारण जिह्वा से नहीं हो पाता है वहां री को शामिल नहीं किया गया। अब इनके अलावा देख लो, आपका बड़ा आ हो गया, फिर ऊ हो गया, छोटा ऊ, फिर बड़ा ऊ, ओ हो गया, औ हो गया। ये हमारे जिह्वा मूली आधार पे इनका प्रश्न है। 4, 1, 5 और 5 10। री को शामिल नहीं किया गया क्योंकि री का शुद्ध उच्चारण संभव नहीं, और जहां पे री का शुद्ध उच्चारण संभव नहीं होता है वहां जो है री लिखना ही बेकार, वो शामिल नहीं की गई। अब देखो इनका अंतिम विभाजन है ओष्ठाकृत के आधार पर। ओठों की जो है बनावट के आधार पर इनका उच्चारण किया जाता है। इन्हें मिटाते हैं। ओष्ठ आकृति के आधार पर ओष्ठ आकृति के आधार पर 2 रूपों में बांटा गया। वृत्ताकार स्वर, अवृत्ताकार स्वर। वृत्ताकार स्वर और दूसरा अवृत्ताकार। देखेंगे ओष्ठ आकृति के आधार पर 2 रूपों में बांटा, वृत्ताकार स्वर और अवृत्ताकार स्वर। जिनके बोलने में ओठों की आकृति गोल होती है, वृत्त के आकार की हो जाती है, उन्हें वृत्ताकार स्वर कहते हैं। अब वृत्ताकार स्वरों में ऊ, देखो ओठ निकलता है, ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, ओठों पर जोर पड़ता है। ओठ गोल होते हैं, इन्हें वृत्ताकार कहते हैं। ऊ, ऊ,
ओ, औ। ये देखो इनमें ओठों में जोड़ पड़ता है, ओठ बोल होते हैं। तो अब इनके अलावा री तो शामिल है नहीं, इनके अलावा ये 4 हो गए, 6 बचे। 6 यहाँ पे लिख दो। ये 6 क्या है? आ, ई, और यहाँ पे ई के बाद में ए, आए। ये 6 हो गए और ये 4 हो गए। वृत्ताकार के रूप में 2 भागों में बांटा गया है। वो ताकत के आधार पर वृत्ताकार, आवृत्ताकार, इनका बंटवारा हो। अब एक वेरी मोस्ट बात है जो सबसे महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में पूछी जाती है। देखो सभी स्वर साघोष होते हैं, सभी स्वर साघोष होते हैं। इसमें री को शामिल नहीं किया गया। तो नोट लगा के हम लिखे दे रहे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण बात है। जितने भी स्वर होते हैं वो सभी साघोष होते हैं। री को छोड़, री को इसलिए नहीं क्योंकि इनको उच्चारण मान के आधार पर यह निर्णय किया गया है कि कौन साघोष है, आघोष है, बोलने की मात्रा के आधार पर। और री का सही उच्चारण संभव नहीं है, इसलिए री को शामिल नहीं किया गया है। सभी 10, इसके बाद 10 स्वर बचते हैं जो सभी साघोष या घोष होते हैं। सभी स्वर साघोष, कोष्टक में घोष होते हैं। इनकी संख्या 10 है। किनकी संख्या 10 है? घोष स्वरों की या सघोष स्वरों की। इनकी संख्या 10 है। घोष स्वरों में री शामिल नहीं है। घोष स्वरों में री शामिल नहीं है। घोष स्वरों में री शामिल नहीं है। अब इसके बाद देखो जो घोष होंगे वो अल्पप्राण, सभी स्वर अल्पप्राण होते हैं, उसमें भी री को छोड़ते, क्योंकि री का उच्चारण ही नहीं शुद्ध हो पा रहा किसी के द्वारा। यहाँ लिख लो दूसरा नंबर, पहले ये हो गया, दूसरा लिखो। सभी स्वर अल्पप्राण होते हैं। इसमें हम 10 सभी 10 स्वर अल्प प्राण होते हैं। यहाँ भी लिख दो री को छोड़कर। री को देखो हमने री के बारे में बता दिया ना, री का उच्चारण नहीं सही किया जा सकता और ये उच्चारण के आधार पर इनका डिवाइडेशन हुआ, बंटवारा होगा। इसलिए री को छोड़कर ये हमेशा कोई भी स्वर हो री को छोड़िए, वो सभी साघोष होंगे, अल्पप्राण होंगे। और इन्हीं साघोष मूल स्वरों में जो है, अब हम आपको आज से स्वर हमारा पूरा होता है। किसी भी परीक्षा में आप बैठो, हमारा 99% अपना ये अनुभव, हमने बहुत परीक्षाओं के पेपर देखे हैं, इनसे बाहर प्रश्न नहीं जाता किसी भी कंपटीशन परीक्षा में। अगर स्वरों में प्रश्न आएगा तो इतने में से आ जाएगा आपको। जिसने इतना तैयार कर लिया है वो बिल्कुल स्वतंत्र रूप से
अपने आप में आत्मविश्वास कर ले कि ये स्वरों से पूछा जाएगा तो हम उसमें सही होंगे, बताने में सफल होंगे। कल हम आपको व्यंजन है, व्यंजनों का कल हमने आपको बताया था कि 44 व्यंजन, 46 व्यंजन, 52 व्यंजन, 63-64 भी जोड़वा दिया था पूरे वर्णमाला में। तो उसके बारे में कल हम आपसे विस्तार से जो है बात करेंगे कैसे होते हैं, कुल व्यंजन कितने हैं, मानक व्यंजन कितने हैं, और व्यंजन का निर्माण कैसे हुआ है, सब एक एक चीज बताते हैं। इनमें से अगर आप चाहो तो आज हमें आपको इनके उच्चारण स्थान बता दें थोड़ा स्वरों के। देखो मिटाते हैं, बताते हैं आपको उच्चारण स्थान। इनके उच्चारण स्थान जो है 7 है, तुरंत बताए दे रहे हैं एक एक लाइन में कि कौन कहां से बोलो। उच्चारण स्थान जो है, पहला कंठ, कंठ के आधार पर संस्कृत में आपने सुना होगा अकूह विसर्गा नाम कंठा। आ से जिनका आ कू आ का हा और विसर्ग कंठ से बोले जाते हैं। तो इसमें आ, दोनों आ कहां से है, इनका उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान स्वरों और आ ये दोनों कंठ से बोले जाते हैं। कहां से, कंठ से। इनका उच्चारण स्थान कंठ, आ और आ का उच्चारण स्थान ये कंठ स्वर कहलाते हैं, कंठ स्वर आ और आ। इसके बाद ई और ई ये तालु स्वर है, तालव्य स्वर कहलाते हैं, ई और ई ये तालव्य स्वर है। ई और ई को जो है कंठ के बाद वाला जो बाहर वाला हिस्सा था उसे तालु कहते हैं, ये तालव्य स्वर, ये तालु से बोले जाते हैं। देखिए ये चार हो गए, आ हो गए, कंठ से ई हो गए, ये तालु से बोले जाते। ई के बाद क्या था, ऊ आता है, विपुल नाम दंता, इचुयासा नाम तालु, अपूर्व विसर्ग नाम कंठा। ई अब री आती है, तो री कहां से बोली जाती है, री जो है दंत से, मूर्धा से बोली जाती है। दंत से ऋतुथा नाम का जो ली होती है, ये वाली ली ये दंत से बोली जाती है, लेकिन ये स्वर नहीं, ये स्वर नहीं है, ये हिंदी में है, हम बताएंगे 64 वर्णों में से शामिल है ये। तो यहाँ पे जो है हम आपको बता दें कि अब आपको जो है मूर्धन्य स्वर, ये री जो है ये मूर्धा से बोली जाती है, मूर्धन्य स्वर इसको बोलते हैं। ई और री, अब ऊ बचा, तो ऊ जो है हमारा ओंठ से बोला जाता है, ओंठ, ऊ देखो ओंठ बनते हैं, ऊ अगर ओंठ में बल ना लगे, ओंठ ना बाहर निकले तो ऊ का उच्चारण नहीं किया जा सकता, इसीलिए इसको ओंठ स्वर कहते हैं। ऊ ऊ ओष्ठ स्वर, दोनों ऊ जो है ओष्ठ स्वर है। अब बचे 4 अक्षर हमारे, ए, ऐ, ओ, औ। तो ए हमारा जो है कंठ और तालु से बोला जाता है, दोनों एक है तो बोले जाएंगे कंठ तालु से। ए, ऐ ये दोनों कंठ तालु से बोले जाते हैं, कंठ। इनके संयुक्त स्थान कंठ तालव्य, ए और ए के। अब इसे अब कितने बचे, 2 बचे, ओ और अ बचे, तो ये कंठ ओष्ठ से बोले जाते हैं, दोनों का संयुक्त है, ओ और आओ, ये कंठ ओष्ठ से बोले जाते हैं, कंठ ओष्ठ से बोले जाते हैं। और री का भी बता दिया। अब देखो, अब आपको वह है वकादश दंतोष्ठम, वो दांत और ओंठ से, लेकिन वह को हम आपको व्यंजनों में बताएंगे, उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान ये स्वरों के उच्चारण स्थान है। हिंदी वर्णमाला में कुल जो है, हिंदी वर्णमाला के 44 व्यंजन होते हैं, अमानक व्यंजन 46 होते हैं।
लेकिन अपनी 12वीं के माध्यमिक शिक्षा मंडल में एनसीईआरटी की किताब में 52 वर्ण दिए हैं कुल। तो इनका विस्तार से वर्णों बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। किसी भी परीक्षा में आप एग्जाम में बैठो, यदि हिंदी आना है तो वर्ण विचार से 1 या 2 नंबर रखता है, जिनमें से स्वर या व्यंजन में से ही रखेगा। तो स्वर हमारा पूरा हुआ। हमें पूरा विश्वास है कि स्वरों में यदि कुछ पूछता है तो इतने से बाहर नहीं पूछेगा। धन्यवाद।